नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एनडीए की एक बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सहयोगी पार्टी, नरेंद्र मोदी की सत्ता को टिकाए रखने के लिए बेहद आवश्यक राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड, क्या ये पार्टी अब अंदर से विभाजित पार्टी है? क्या पार्टी बाहर से एक दिख रही है लेकिन अंदर से इसमें दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष चल रहा है और इसमें एक खेमा या एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूतिपूर्वक रुख का समर्थन करता है, वहीं दूसरा धारा इसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन दोनों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या पसोपेश में आकर पड़ गए हैं कि क्या किया जाए, इधर चला जाए उधर चला जाए, यूं कहें कि अपनी जगह पर फिक्स रहते हुए इनको निकाल के उनको लाया जाए या उनको निकाल के इन्हीं को बरकरार रखा जाए, या पार्टी बीच का लाइन लेते हुए फिलहाल विराम की स्थिति में पड़ी रहे। चुनाव करीब आ रहा है, लिहाजा एक लाइन तो लेनी पड़ेगी, ये करीब करीब क्लियर है। लेकिन पार्टी में जब ये संदेश चला जाए कि ये पार्टी एकजुट नहीं है, अंदर से दो बातें सामने आ रही है, तो चुनावी वर्ष में इस पार्टी को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। पार्टी जब एकजुटता का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पर नहीं करती तो वही हाल होता है जो शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव का विवाद जब 2017 में पार्टी को अंदर से जो खींचतान चल रही थी, उस खींचतान को बाहर सतह पर लेकर आ गया, तो विधानसभा चुनाव में 225 की जगह 47 सीटों पर सिमटना पड़ा था। जनता दल यूनाइटेड के सामने क्या यही स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है? और यह बात मैं सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के आधार पर नहीं, बल्कि जो बाहर से दिख रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उस आधार पर कह रहा हूं। आप वक्फ बोर्ड के मुद्दे को ले लीजिए, शुरुआत वहीं से करते हैं। वक्फ बोर्ड कानून को जो नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती थी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, संसद में उस बिल को पेश किया गया। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केंद्र सरकार में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसका समर्थन कर दिया। अब जरा उसके बाद देखिए जेडीयू में क्या हुआ। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री जमा खान ने आनन फानन में बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 मदरसे स्थापित करने की घोषणा कर डाली। उसके बाद दूसरे करीबी मंत्री नीतीश कुमार के, उनकी भूजा पार्टी यानी किचन कैबिनेट के सदस्य बताए जाने वाले विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के हितों का ध्यान रखकर उनकी चिंताओं को दूर करने के बाद ही कोई कानून पास कराए जाने की वकालत कर दी। साफ जाहिर हो गया कि ललन सिंह ने जो बातें कही थी उसके ठीक उलट बातें जनता दल यूनाइटेड के दूसरे खेमे से सामने आई। अब उसके बाद की परिस्थितियों को जरा देख लेते हैं कि उसके बाद आगे क्या चल रहा है इस पार्टी में। केसी त्यागी का बवाल आपने देखा, केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया या उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन केसी त्यागी जिस लाइन को लेकर चल रहे हैं, उनके पास दो जिम्मेदारियां हैं। एक प्रवक्ता का पद जो एडिशनल था, लेकिन मूल रूप से जो जिम्मेदारी है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइजर, राजनीतिक सलाहकार की, उस भूमिका में वो अब भी बने हुए हैं। एक पद उन्होंने छोड़ा या छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन कारण क्या था? दरअसल केसी त्यागी ने जाति जनगणना के समर्थन में जिस प्रकार से 2 हिंदी अखबारों में आर्टिकल लिखे और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद साफ साफ जो दिखाई दे रहा था कि जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिकल लाइन राहुल गांधी की पॉलिटिकल लाइन से मेल खाती है, न कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल लाइन से, वहां से एक विवाद पैदा हुआ। अब उसके ठीक पहले केसी त्यागी को देखें, विपक्षी सांसदों के साथ वो बैठक करते हैं और जब विपक्षी सांसदों के साथ वो बैठक करते हैं, उसमें कुछ दूसरे बुद्धिजीवी और पूर्व सांसद भी शामिल होते हैं। वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत सरकार के रुख का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी इसी तरह की राय सामने आई थी। तो उसके बाद की परिस्थिति में केसी त्यागी के बयान के बाद अब दूसरे बयान को देख लेते हैं कि एक तरफ केसी त्यागी आइडियोलॉजिकल लाइन ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय झा को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। संजय झा की स्थिति यह है कि वो पहले अरुण जेटली के करीबी थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार विधान पार्षद भी थे बिहार में, कभी राजीव प्रताप रूडी के पीए हुआ करते थे,
बाद में नीतीश कुमार के करीबी बने, और नीतीश कुमार के करीबी बने तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, दरभंगा से हार गए, विधान परिषद में भी आए, मंत्री भी बने, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के हिमायती बने रहे। और यह बात मैं नहीं कह रहा, 6 अगस्त 2022 को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कही थी कि जो 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर चले गए थे जेडीयू को 2017 में, उसमें एक नाम उन्होंने एक बड़े पत्रकार का लिया था, एक नाम आरसीपी सिंह का लिया था, एक नाम राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का लिया था, और एक नाम उन्होंने कहा था कि एक तो बगल में ही बैठे हुए हैं संजय झा जी। तो एक उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना, और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद और पहले जब ललन सिंह की भूमिका को पार्टी में कम करना था, और उस वक्त ललन सिंह को आज की तरह भाजपा का करीबी कंसीडर नहीं किया जाता था, उस दौर में संजय झा को भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू के संबंध को फिर से स्थापित करने के हिमायती लोगों में उनकी गिनती की जाती थी। आज उनकी स्थिति यह है कि नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ बिहार में राजनीति करें, सेकुलर कैंप के साथ या बीजेपी के साथ, संजय झा उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जेडीयू है तो कई सारे मुद्दों पर साफ दिखाई देता है कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी के रुख के साथ खड़े हैं। अब वो पार्टी की व्यवस्था की वजह से खड़े हैं या दिली इच्छा की वजह से खड़े हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इसके आगे की परिस्थिति, जो 2 बयान और आते हैं जिसमें दिखाई देता है कि जनता दल यूनाइटेड अंदर से 2 लाइन पर चल रही है। बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई, तकरीबन 250 लोग उसमें शामिल किए गए, लेकिन अगले ही दिन वो सूची वापस ले ली गई और 115 लोगों के साथ दूसरी सूची सामने आई। 250 की संख्या को घटाकर 115 तक सीमित कर दिया गया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद दूसरी सूची आई, और इन दोनों सूची को, चाहे पहली सूची जो आई थी या दूसरी फिर से लाई गई रिवाइज सूची, जिसमें लोगों की संख्या, कार्यकारिणी के लोगों की संख्या कम कर दी गई, उसमें कहा गया कि ललन सिंह के करीबी और अशोक चौधरी के करीबियों की संख्या बेहद कम है, ना के बराबर है, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। तो क्या अशोक चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के करीब माने जा रहे हैं? जैसे ललन सिंह को प्रधानमंत्री के बगल में एक ही सोफे पर बैठा हुआ देखा जाता है, क्या वही स्थिति ललन सिंह की भी है? अमित शाह से मुलाकात की फोटो उनकी वायरल हुई थी, अभी वो दिल्ली में भी थे, चिराग पासवान से भी मिले थे, और चिराग पासवान की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों के बीच के संबंध कैसे हैं ये सभी लोग जानते हैं कि चिराग मॉडल ने जनता दल यूनाइटेड को कितना बड़ा दर्द दिया था। तो चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर अशोक चौधरी की बेटी लोकसभा पहुंची है, संभवी चौधरी, और अशोक चौधरी हाल ही में जहानाबाद में जाकर एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया, और उनके उस बयान के बाद जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता नीरज कुमार ने जिस तरह से लगातार मोर्चा खोले रखा, अभी 2 दिन पहले तक मोर्चा खोलकर बैठे हुए थे और लगातार बयान दे रहे थे कि मुख्यमंत्री के साथ करीबी की बात करते हैं, और पार्टी के प्रभारी होने के बावजूद कटिहार में क्यों अति पिछड़ा का कैंडिडेट हार गया, कहां गए थे वो, चुनाव में कहां थे? स्वाभाविक है कि वो अपनी बेटी के पक्ष में लोजपा के लिए प्रचार कर रहे थे। जेडीयू के कैंडिडेट हारे या जीते, नीरज कुमार जितनी भी चिंता करें, अशोक चौधरी को क्या उनकी चिंता का ख्याल था? तो एक लाइन अशोक चौधरी की भी है, और अशोक चौधरी की जब लाइन सामने आ रही है तो प्रो भाजपा जेडीयू में एक खेमा और एक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में माना जाने वाला खेमा ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना जाते हैं, मुलाकात करते हैं, एक मुलाकात की फोटो आती है, दूसरी मुलाकात के बारे में चर्चा है कि 1-to-1 मुलाकात हुई, फोटो सार्वजनिक नहीं की गई। तो क्या उस मुलाकात में तनातनी थी? क्या उस मुलाकात में गर्मजोशी का अभाव था? कई सारी बातें हैं, जितने मुंह उतनी ही बातें। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मुलाकात ही नहीं हुई थी, लेकिन पटना के पॉलिटिकल सर्कल में, पत्रकारों के सर्कल में जिनसे भी बात करें, कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि मुलाकात नहीं हुई थी। सभी कह रहे हैं कि मुलाकात हुई थी।
और इन सब से आगे जाकर के देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड के संबंध कैसे हैं और राष्ट्रीय जनता दल में कितनी बेसब्री से नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है। क्या यह नीतीश कुमार की सहमति के बिना हो रहा है? और नीतीश कुमार की सहमति यदि नहीं है तो ब्यूरोक्रेट से नेता बने मनीष वर्मा जेडीयू में आते हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद से पर रहते हुए हरा चुके बीजेपी नेता रघुवर दास को, जो अभी राज्यपाल है, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिन्हें हराया सरयू राय ने, जो खुद पूर्व भाजपाई है, वो अब नीतीश कुमार के सिपहसालार बताए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके संबंधों में कितनी खटास है ये कहने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ मनीष वर्मा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल विरोधी माना जाता है, कहा जाता है कि बीजेपी की आइडियोलॉजिकल लाइन से वो थोड़ा भी इत्तेफाक नहीं रखते। दूसरी तरफ सरयू राय, तीसरी तरफ विजय चौधरी, जिनकी स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री के करीबी तो हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी जेडीयू राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो बहुत बड़ी मार्जिन से जीतते हैं, और जब भाजपा के साथ लड़ी पिछली बार तो हारते हारते बेहद कम मार्जिन से जीते। उनके बयान तो मनीष वर्मा, सरयू राय, विजय चौधरी, जमा खान, जो इस तरह के लोग जनता दल यूनाइटेड में है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों के हिमायती नहीं बताए जाते। इसके उलट दूसरी धारा देखें तो अशोक चौधरी, ललन सिंह, इन दो नेताओं के बारे में कहा जाता है कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार को फिलहाल बने रहना चाहिए, इस धारा के हिमायती है। और इन दोनों के बीच में खड़े हैं नीतीश कुमार और काफी हद तक वर्किंग प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। संजय झा के बारे में बीजेपी के साथ नजदीकी की बातें तो कही जाती है, लेकिन यह बात भी कही जाती है कि अगर नीतीश कुमार फैसला ले ही ले कि भाजपा के विरोध में चलना है तो फिर संजय झा उससे पीछे नहीं हटेंगे, वो नीतीश कुमार की लाइन पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसी में गिनती होती है वशिष्ठ नारायण सिंह और विजेंद्र यादव की। विजेंद्र यादव के बारे में कहने की जरूरत नहीं है कि आज की राजनीति में और आज के भाजपा नेतृत्व को देखते हुए वो हमेशा सशंकित रहते हैं कि बीजेपी कहीं एकनाथ शिंदे वाला खेला जेडीयू में न कर दे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों का हिमायती विजय चौधरी को पटना के पॉलिटिकल सर्किल में और उन्हें जानने समझने वाले लोग नहीं करते। वशिष्ठ नारायण सिंह को भी आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों का हिमायती नहीं माना जाता। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लाइन से उलट चलने वाले लोगों की तादाद सिर्फ केसी त्यागी तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के कोर ग्रुप के जितने बड़े नाम मैंने आपको गिनाए वो आज की भाजपा के साथ चलने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं, सिवाय दो लोगों के, ललन सिंह और अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की भूमिका को सीमित किया जा रहा है, ललन सिंह की भूमिका सीमित हुई या नहीं है पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन 9 जून को शपथ लेने के बाद, केंद्र में मंत्री बनने के बाद ललन सिंह और नीतीश कुमार की तस्वीरें ललन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से कभी ट्वीट नहीं की है। तस्वीरों को जो ट्वीट किया गया वो प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, आप देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों के साथ किया गया, लेकिन अपनी पार्टी के सुप्रीमो के साथ, जिनके उनके कई दशक पुराने व्यक्तिगत संबंध भी है, राजनीति से इतर हटकर एक परस्पर भरोसे का संबंध है, वहां ट्वीट नहीं किया गया। तो जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है और क्या नीतीश कुमार अभी फिलहाल जैसे बीच में बने हुए दिख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का जोश नीतीश कुमार को लेकर बढ़ रहा है, तो क्या उस पॉलिटिकल लाइन को ही अंतिम लाइन माना जाए, या जो बातें जेपी नड्डा की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने कही, हालांकि इस तरह के बयान वो पहले भी देते रहे हैं और जो बयान देते हैं कुछ दिन बाद उसके ठीक उलट नजरिया सामने आ जाता है, तो क्या उस बयान को उसी चश्मे से देखा जाए। बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन जनता दल यूनाइटेड इस दौर में विचारधारा के संघर्ष से गुजर रही है और एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिस दौर में जनता दल यूनाइटेड को खासकर बिहार के चुनावी साल में प्रवेश करने के साथ ही, जब 1 साल के करीब ही चुनाव बचा हुआ हो, यदि नियत समय पर हो तब, और यदि फरवरी में कराने की बात है वो होता है तब तो 4-5 महीने भी नहीं है, उस परिस्थिति में जेडीयू के पास अपनी पॉलिटिकल लाइन को लेकर क्लैरिटी का, स्पष्टता का अभाव उसकी चुनावी संभावनाओं को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। एक लाइन इधर या उधर वो जेडीयू को अब लेनी होगी, क्योंकि
बिहार अब न तो 2010 की तरह नीतीश कुमार के करिश्मे पर चलने के लिए तैयार है, न ही 2014 की तरह नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर चलने के लिए तैयार है, और न ही राष्ट्रीय जनता दल और उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में जैसे 2012 में अखिलेश यादव ने हवा बनाई थी उस तरह की हवा बना पाने में कामयाब रहा है। हर जगह बिहार की राजनीति में संक्रमण काल का दौर है, और इस संक्रमण काल के दौर में जो जिसके हाथ में सत्ता है, और कहा जा रहा है कि अभी भी 5 साल तक सत्ता उनके हाथ में रह सकती है यदि जनता ने चाहा तो, वहां का संक्रमण बिहार की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में है कि आखिर लाइन कौन सी है नीतीश कुमार की, आखिर लाइन कौन सी है जनता दल यूनाइटेड की, और आखिर लाइन कौन सी है बिहार के मिजाज को पढ़ने में सबसे ज्यादा पारंगत माने जाने वाले और उसके सहारे राजनीति करने वाली जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की। क्योंकि नेताओं की बात को जनता तक पहुंचाना, और जब जनता सवाल पूछे कि आप किसके साथ हैं आज की तारीख में, आरक्षण के साथ, जाति गणना के साथ, या इसके उलट वाली धारा के साथ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में आनाकानी करने वाली धारा के साथ, तो कार्यकर्ताओं के सामने भी अब जमीन पर दुविधा दिखाई दे रही है। और इस दुविधा का समाधान अपनी लाइन को स्पष्ट कर जेडीयू कर सकती है, लेकिन अंदर से विभाजित दिख रही पार्टी क्या नीतीश कुमार एक स्टैंड लेंगे, उस स्टैंड के साथ खड़ी हो जाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। इंतजार करते हैं। जैसा आज मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, राजद के प्रवक्ता ने, कि अभी भादो का महीना है, उसके बाद पितृपक्ष के 15 दिन होंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों समय में कोई शुभ काम नहीं होता है, और खेला तो उसके बाद होना होगा तो हो ही जाएगा। तो देखते हैं, खेला होने के पहले पार्टी का एकजुट होना जरूरी है, खेला न होने के लिए भी और होने के लिए भी। तो देखते जाइए नीतीश कुमार क्या करते हैं और कैसे इस तरह के असमंजस को दूर करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।